अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दिलकाश्तर टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा। लास्ट एपिसोड में हमने बात की प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में और शादी के बाद होने वाले बहुत से ऐसे मसाइल के बारे में जिनको अगर हम पहले डिस्कस कर लें तो मसले हों ही ना। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनदर वेल नोन एक्सपर्ट इन मैरिज फैमिली काउंसलर मरियम सुहेल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम नूर, आई एम ऑलराइट। ठीक। अच्छा मरियम, आज का टॉपिक जो है हमारा इज गोइंग टू बी ट्रांजिशनिंग इनटू मैरिज। अब मैंने जब अपने फ्रेंड्स में और सर्कल में यहाँ पे बात करनी शुरू की कि दिस इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, तो एक बहुत ऐसे इंटरेस्ट था लोगों का और शायद उनके बहुत सारे सवाल भी थे। तो आपको क्या लगता है ये इतना एक सडन इंटरेस्ट, क्योंकि इट्स वेरी न्यू टॉपिक और इसमें इसमें क्या क्या इंटरेस्ट होगा? और उन लोगों का इंटरेस्ट, इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, तो क्या ऐसी कैची चीज है यहाँ पर? So, no, मेरे ख्याल से मेरा भी आई कैन रिलेट विद यू, आई कैन रिलेट विद यू कि जब जब मैंने इस बारे में बात की है, जहां जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात की, लोग बहुत गौर से सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि शादी के शुरू के दिन सबके बहुत बुरे भी गुजरे होते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे गुजरे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है और बहुत जल्दी गुजरे होते हैं। जब आप उसको पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता वो 5-7 साल कैसे गुजर गए। कि उसमें आपके बच्चे भी होते हैं, उसमें आपकी इनिशियल एडजस्टमेंट भी होती है, आप घर भी बदलते हैं, नौकरियां भी चेंज करते हैं, तो बहुत फास्ट ट्रैक उस वक्त आपकी जिंदगी में भी होती है। तो उसमें व्हेन यू पॉज एंड लुक बैक, तो आपको नजर आता है कि इतना मुश्किल भी था सब कुछ। तो मेरा ख्याल है इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो शुरू के 5-7 साल जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लोगों से शेयर करना चाहते हैं, अच्छी बुरी दोनों बातें। कुछ बहुत ग्लोरीफाइड होती हैं, कि वो 5 साल तो अब दोबारा आ ही नहीं सकते, वो शुरू का जमाना तो कभी आएगा ही नहीं, वो तो हनीमून पीरियड था। कुछ जो होते हैं वो दे डोंट इवन वांट टू गो बैक देयर। या अच्छा, आप जैसे कह रही हैं कि शादी के 5 साल पहले, 3 से 5 साल, अब दिस इज बिग स्पैन। ये हम मतलब आम लोगों के लिए बहुत हो गया, शादी का 1 साल हो गया, कह लें ट्रांजिशनिंग का पीरियड हो गया, लेकिन व्हेन डज इट एक्चुअली बिगिन? ट्रांजिशनिंग शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू तो आप होते हैं वेडिंग प्लानिंग से ही शुरू हो जाती है, वेडिंग के फंक्शन से ही शुरू हो जाती है, कि आपको शॉक्स मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरू में मेहंदी करनी नहीं करनी, हमारी फैमिली में तो मेहंदी के पैसे जो है वो लड़की के क्या होता है कि हमारे लड़के की अलग मेहंदी होगी, लड़की की अलग, ये भी बहुत बड़ी डिबेट होती है। एग्जैक्टली, जॉइंट फंक्शन नहीं होगा या मेहंदी की तो कोई हैसियत ही नहीं है रिलीजन में, तो वो फंक्शन पे पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जॉइंट फंक्शन करना है, उसका कपड़े किसकी तरफ से आएंगे, अच्छे आए नहीं आए, बहुत से मसले होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो उसी वक्त से ना आपकी ट्रांजिशनिंग शुरू हो जाती है कि आप एक अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप 2 फैमिलीज, 2 लोगों, 2 चीजों के बारे में सोच रहे हैं और उसको रिजॉल्व करने की साथ साथ कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से तो उसी प्रोसेस से आपकी ट्रांजिशनिंग उसी दिन से शुरू हो जाती है। और नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ओवरवेलमिंग भी होती है एक चीज के, एक तरफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप आगे आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, और दूसरी तरफ आप ऑलरेडी इतना सबसे डील कर रहे होते हैं कि अच्छा व्हेन यू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीजें। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा एक कैच फ्रेज है, वेडिंग wreck marriages। बेसिकली आपकी जो वेडिंग प्लानिंग है ना, उसमें आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है उससे। सो बेसिकली बिटवीन द ब्राइड एंड ग्रूम, make sure that you don't talk a lot about wedding planning because you're just really gonna ruin your relationship. तो स्पेशली इन पाकिस्तानी सोसाइटी ये भी होता है ना कि आप लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है, तो वो अक्सर कोई फूफो, खाला, चाचा, चाची कोई ना कोई नाराज करता होता है शादी के फंक्शन में कि सामने तो पूछा ही नहीं। तो वो वाला हिसाब होता है कि हमसे तो, या अगर आपने अरे वो कर ली, रिश्ता भी पक्का कर लिया बगैर किसी की इन्वॉल्वमेंट के, तो नाराज हो जाते हैं और आते नहीं है। तो एक तो ये कि ट्रांजिशनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन एक और फैक्टर जिस पे एम्फेसिस भी जरूरी है कि लड़की को बहुत एक छोटी एज से ही
ये ग्रूमिंग मिलने लग जाती है कि अगले घर में ये होता है, अगले घर में ऐसे होता है, ऐसे रहना होता है, सास ससुर को आपको पूछना होता है, उनको अपने मतलब उसको काफी चीजों के बारे में बताया जाता है कि अगले घर जाओगी तो ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे तुम गंदा रूम छोड़ के चलेगी, वहां पे तुम ये नहीं कर सकती और इस तरह की चीजें। लेकिन लड़का जो होता है जिसको पता ही नहीं व्हाट ही इज जंपिंग इनटू, ही इज जस्ट वेरी एक्साइटेड और वो उस वक्त अपने फंक्शन को एंजॉय कर रहा होता है। और या अगर उसकी बीवी अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में सबसे प्यारी है तो उसी को फ्लॉन्ट करके जा रहा होता है, उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक तो ये कि लड़के को भी थोड़ा सा एजुकेट उसकी फैमिली को करना चाहिए, आपको लगता है थोड़ा सा उसको भी देनी चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली। अच्छा, और जो लड़की को भी बता रहे हैं वो गलत भी चीज बता रहे हैं। आई मीन इट इज नॉट रियली एजुकेटिंग हर व्हाट टू डू, जस्ट के हमारा नाम ही बदनाम करना, बेसिकली अपनी इज्जत की फिक्र की जा रही है। लड़की को कोई जो है ना वो प्रेशर दैट इट बिल्ड्स के लड़की, वो जो ये बहुत टिपिकल फ्रेज है हमारे अब तो क्योंकि बहुत सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन भी आ गई है इस चीज को लेके, लेकिन कि वहां से जनाजा ही उठेगा वाली कि अब तो जाओ और तुमने कॉम्प्रोमाइज ही करना है, तुमने वहां पे ही रहना है। लड़की को भी आप कह रही है कि वो एजुकेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली उसको एजुकेट नहीं किया जा रहा, फिर डराया जा रहा है कि उसको उसमें सेटल होना ही है, चाहे जो भी मसले हैं वो मसले। लड़के को तो खैर मतलब कुछ भी नहीं बताया, वो तो बेचारा क्लूलेस है। तो आई थिंक दोनों पार्टीज इसलिए बहुत ज्यादा फिर बाद में सफर करती हैं कि अच्छा, लड़के के ऊपर ना दूसरी तरह का प्रेशर होता है। इट्स लाइक उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप एकदम से सेट हो जाता है कि अच्छा, शादी के बाद अगली सुबह वो उठा है तो वो 10 बजे क्यों उठा है, यू नो। आई मीन उसके ऊपर इतना बेचारे के ऊपर प्रेशर होता है कि उसकी एक जो है ना उसको एक्शन को जज किया जाता है कि कहीं इसका ताल्लुक इससे तो नहीं है कि उसकी आई डोंट नो इसको राइट वर्ड क्या होगा इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये जेलिसी आ जाती है या इनसिक्योरिटी, क्योंकि लेट्स से माय ब्रदर गॉट मैरिड और मैं अब मेरा और मेरे भाई का वैसे ही हम लोगों की ना, वो कहते हैं ना पंजाबी की इट वटे द वेर, वो हम लोगों का थोड़ा उस तरह का रिलेशनशिप है। वी लव ईच अदर बट देन वी आल्सो फाइट लॉट क्योंकि एज डिफरेंस भी इतना नहीं है। तो मुझे पता है कि इफ आई एम गोना आस्क हिम समथिंग तो वो कहेगा नहीं मैं भी नहीं कर रहा। और अगर लेट्स से उसकी नई नई शादी है, उसकी बेगम ने उसको कुछ कह दिया तो वो फौरन कर देगा और मैं फौरन सोचूंगी अच्छा भाई मैं 20 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे तो पूछा नहीं। सो लेट्स कम बैक टू दैट ट्रांजिशन कि लड़की के लिए किस तरह की होती है और लड़के के लिए किस तरह की होती है। लड़की के लिए तो ऑब्वियसली बहुत विजिबल ट्रांजिशन है, वो एक घर से एक जगह से उठ के एक नई जगह पे आई है, तो उसका फिर भी उसको लेवरेज मिलता है। वो 2 दिन अगर रो रही है तो समझ आती है कि अच्छा जी वो एक नई जगह से आई है, तो ठीक है। लड़के बेचारे को तो ये लेवरेज भी नहीं मिलता ना कि उसके लिए कितनी बड़ी ट्रांजिशन, क्योंकि उसने जगह नहीं चेंज की, तुम्हारी तो फैमिली के साथ ही रह रहे हो। और कहीं ना कहीं लड़की ये बार बार मे बी शायद रिफ्लेक्ट भी करती है अपने रिलेशनशिप में कि आई एम द वन दैट हैज लेफ्ट अ फैमिली बिहाइंड, आई एम द वन जो पूरा एक घर छोड़ के, ये तो उसको भी नहीं लग रहा होता है कि मैं ही हूँ पिस्टनी और हॉबी, इसको ये तो अपनी फैमिली में ही है। लेकिन वो एक्चुअली अपनी फैमिली में उस लड़के का रोल चेंज हो गया है, उसकी ट्रांजिशन विद इन दैट स्पेस हो गई है और इसको लोग रिकग्नाइज नहीं करते, लड़का खुद भी रिकग्नाइज नहीं करता कि अब उसको देखने वाली नजर बदल गई है। ठीक है, तो आई थिंक इसलिए ये दोनों की ट्रांजिशन को ना बहुत मतलब एक अवेयरनेस के अराउंड क्रिएट करनी चाहिए कि इस ट्रांजिशन ये आपसे क्या क्या डिमांड कर रही है, कि वो आपसे कितना कुछ मांग रही है। और ये तो हम बात कर रहे हैं ना अभी लड़के की ट्रांजिशन, लड़की की ट्रांजिशन, जो सिस्टम जिसके अंदर पहले सिर्फ कुछ लिमिटेड अफराद थे, उसमें एक नया फर्द ऐड हुआ है, तो सिस्टम भी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। उसको भी कोई ये लेवरेज नहीं दे रहा कि अच्छा उसे अभी टाइम लगेगा ये पता करने में कि अच्छा सुबह बहू के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको मतलब कौन किसने उसको पार्लर लेके जाना है, क्या करना है, या लॉन्ग टर्म में अगले 1.5-2 साल में उसकी जगह किस तरह से बनानी है। तो हम लोगों का
सी आई बिन थ्रू द प्रोसेस। तो एक वो है कि जब लड़की जाती है तो उसको डर भी होता है कि हाउ इज शी गोना बी ट्रीटेड, और उसको वेलकम कैसे करेगी नई फैमिली, और उसको एक्साइटमेंट भी होती है कि वो नई जिंदगी शुरू करिए। तो बहुत से उसके देयर आर रेंज ऑफ इमोशंस, और फिर वहाँ पे आते लड़का जिसको शायद आइडिया नहीं होता कि द नेक्स्ट मॉर्निंग इज गोइंग, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पे आपकी कुड बी योर मदर, कुड बी योर फादर, कुड बी योर सिस्टर। फिर इवन जब आप जॉइंट फैमिली में जाते हो तो वहाँ पे देवरानी, जेठानी और वो सब छोड़ दें, आपको पता है शादी वाले घर में कितने मेहमान होते हैं ठीक है, अभी तो हम जेठानी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। इस वक्त शादी वाले घर में तो मतलब दुल्हन के कमरे के आगे लोग सो रहे हैं तो मतलब आप when you wake up to a much larger system that you're not prepared for. And also you get very conscious about the fact कि आप अभी आपकी शादी हुई थी, first wedding night, maybe there are probably a lot of things that you want to talk about, और आपको या तो कभी किसी का बच्चा नॉक करके दरवाजे के अंदर घुस रहा है, या कभी कोई आंटी आ रही है कि जी हम तो मिले ही नहीं शादी में से इतना, तो अब इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, तो 12-1-2 बजे तक तो इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं होते हैं। You're very tired of the process that you just want to rest, or maybe want to talk about things, और क्या आपने करना है, और how you're gonna go about things। तो वहाँ पे प्राइवेसी का पी भी नहीं आता वहाँ पे, वो तो दूर दूर तक ना कोई आपको, स्पेशली व्हेन यू इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पे भी यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज ऑन योर ओन, कि आपको खुद इवेंचुअली, बट देन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज ऑन योर ओन। यहाँ पे आई थिंक कंपैटिबिलिटी जम्प्स इन, कि लड़का लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और वो सारी चीज़ें कैसे बिल्ड होती हैं, और वो इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर जाते हैं। एक तो ये हो गया ट्रांजिशनिंग। अब हम यहाँ से तो थोड़ा आगे अब लेट्स कम बैक टू इन द प्रैक्टिकल। पहला महीना आपकी दावतों में निकल जाता है, आप दावतें भुगता रहे हैं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता यू गेट टू नो द रूटीन ऑफ द हाउस, एंड देन फाइनली कम्स द टाइम कि जब हस्बैंड की छुट्टी खत्म होगी, नाउ ही इज गोइंग बैक टू वर्क, और फिर आपका एक्चुअल इंटरेक्शन होता है आपकी रेस्ट ऑफ द फैमिली से। फिर आप एक्चुअली जान सकते हो कि आपकी, लेकिन आप 1 मिनट, आप बड़े इंटरेस्टिंग, आपने बात की हस्बैंड की छुट्टी खत्म हुई। What do you think? Like मेरी छुट्टी शादी में पहले खत्म हो गई थी, you know, it was 3 days just, right? So ये भी हमारा एक stereotype है कि मतलब मर्द जो है वो फिर काम पे चला जाएगा और औरत की बात पूछेगा। अब ये चीजें चेंज हो रही हैं। You need to create a better framework to understand relationships now, क्योंकि women are also coming from a very active, career. राइट, उसमें you're not sure कि क्या है क्या नहीं है, किसकी कितनी छुट्टी जरूरी नहीं है, एंड दैट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम कि अच्छा जी दुल्हन तो शादी के 5 दिन बाद ही ऑफिस चली गई, अच्छा क्या था वो था। सो आई मीन ये अब इतना वन साइडेड नहीं रहा ये जो डायनामिक है ना, जैसे ये भी कि अब जब आपकी ट्रांजिशन होती है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्वियसली ब्राइड्स, वन दैट इज वर्किंग, वन दैट इज नॉट। और अगर आप एक ऐसी जॉइंट फैमिली में गए जहाँ पे शायद आपकी जो आपसे बड़ी जेठानियाँ हैं या ऑलरेडी जो वहाँ पे बहुएं हैं, दे वर प्रॉबली फॉर सम रीजन उनको काम करने की या तो इजाज़त नहीं मिली, या वो खुद ही नहीं करना चाहा उन्होंने, और वो घर संभालती हैं, घर के काम करती हैं। और जब ये नई बहू आती है, शी सेट्स अ न्यू ट्रेंड, तो वहाँ पे भी ग्रजेस समहाउ बिल्ड होने लग जाते हैं कि भाई हम तो घर संभाल रहे हैं। तो मुझे एक फार ऑफ रिलेटिव ने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, या एक डिस्कशन में एक बात निकली कि उनके बेटे की शादी को भी 1.5 साल हो गए, और वो उनकी बहू जो है वो अभी तक घर के कामों में हाथ नहीं बिठाती, और वो अपने बेटे से जब भी बात करते हैं तो बेटा कम्स अप के भाई मैं उसको नौकरानी बना के तो नहीं लाया, तो और मैं उसको घर के काम करने के लिए तो नहीं लाया। तो वो अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम तो नहीं ये कहते कि वो घर को इस तरह से, हम तो बस ये कहते हैं कि वो अपने इस घर को भी घर समझे। तो यहाँ पे भी अब एक अजीब सी एनर्जी बिल्ड हो जाती है बीच में। राइट। पहले तो आप मुझे बताएं, उस जो लड़की है उसको पागल कुत्ते ने काटा है, वो आपके घर को अपना घर समझे, मतलब गिव मी वन रीजन। क्या वो घर उसके नाम पे है? क्या वो उसकी मैनेजमेंट उसके हाथ में है? क्या उसकी कोई राय उस घर में अहम है? कौन नौकर रखना है, क्या खाना पकना है, किसने आना है, कब जाना है, उसका उस घर में क्या रोल है कि वो उस घर को, आपके घर को
अपना घर समझे। तो ये जो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है ना कि जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस घर को घर समझो, आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपके घर को अपना घर समझे, दैट इज एन इल्यूजन। ठीक है, या तो आप उसको इतनी अथॉरिटी दें जहाँ पे उसको फील हो दैट शी ओन्स द हाउस। अथॉरिटी देंगे तो आपके पास अथॉरिटी कम हो जाएगी, आप वो अथॉरिटी कभी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो अथॉरिटी आपकी रहे लेकिन वो आपकी कमांड पे ऑपरेट करे, एंड दैट इज रियली अनफेयर, राइट। लेकिन मैं जब क्योंकि ये मसला इतनी दफा हमारे उसमें प्रेजेंट होता है, थेरेपी में प्रेजेंट होता है, सोशल सेटिंग्स में प्रेजेंट होता है, तो मुझे एक बात जो इसके बारे में समझ आई है ना कि ये घर की बात है, जो घर के काम, घर का निजाम, वो एक अलग सिस्टम है। जो आप असल में कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने रिश्तों में अपनायत पैदा करे, विच इज नॉट अ बैड डिमांड। ठीक है, क्योंकि वो आपने एक नया खानदान जब बनाना होता है तो उसमें आपको रिश्तों को वक्त देना होता है, उनको इंपॉर्टेंस देनी होती है, दुख दर्द में शरीक होना होता है। तो आप उससे ये डिमांड करें, आप उससे ये डिमांड ना करें कि घर की मैनेजमेंट में ऑपरेट करो, कि दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम। एंड व्हेन वी काइंड ऑफ कंफ्यूज द बोथ कि मुझे अपनी लॉयल्टी आपके साथ दिखाने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि मैं घर कैसा अच्छा चलाती हूँ, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो प्लीज रिमेंबर कि खानदान अलग चीज होती है और घर अलग चीज होती है। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज द टू। ऑल्सो यहाँ पे भी जॉइंट फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। और पेरेंट्स भी ये कभी नहीं सोच के साथ कभी भी अपने बेटे, या स्पेशली क्योंकि लड़की आ रही है तो बेटे की शादी कभी भी सोच से नहीं करते कि हमने तो बहू लानी है लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए। ऑब्वियसली उनकी भी पीछे, और जब लड़का लड़की का रिलेशनशिप इफेक्ट होता है तो वो ऑब्वियसली वो बाउंस नहीं पे करता है पेरेंट्स का, फिर प्रॉब्लम्स वहीं पे आते हैं। पेरेंट्स तो एक अलग एस्पेक्ट होगी। लेट्स से लड़की आई है एक नई फैमिली में और वहां पे ऑलरेडी और बहुएं भी हैं। अच्छा सॉरी, मैं आप बहुओं पे जाने से पहले पेरेंट्स की जो एक रोल है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बात और कहना चाहती हूँ। पेरेंट्स जब लेके आते हैं तो वो ये रियलाइज नहीं करते कि उनके लिए कितनी बड़ी ट्रांजिशन है, ये उनके लिए एक कितना बड़ा स्टेप है जिसकी उन्होंने भी तैयारी उस तरह से नहीं की हुई। सही, तो वो इस बारे में क्या कर सकते हैं? आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट, क्योंकि देखिए देयर आर नॉट विलेंस देयर हियर। ठीक है, वो अपने बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो चाहते हैं कि उनकी जो है ना फैमिली वो खुश रहे, ग्रो करे आगे, लेकिन उनकी कुछ जज्बात हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं और कुछ एक सेट आइडियाज भी हैं। ठीक है, सो अगर आप उसको समझना शुरू कर दें, उसको थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें और थोड़ा उनको भी समझ आ जाए कि जो नया मेंबर आया है उसके लिए हमने जगह कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, आपके 3 बच्चे 5 बच्चे, आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने की आदत है। सही है, आप एक सोशल सेटिंग में बैठे हैं, मेहमान आए हुए हैं, आप उन्हीं 5 बच्चों के बारे में बात करेंगे। जो बहू वहां बैठी है वो इंटीग्रेट नहीं हो सकेगी फिर सिस्टम में। ठीक है, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है कि जो नया मेंबर है आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदारों को उसके बारे में बताएं वो क्या करती है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो खाने में क्या पसंद करती है। ये चीजें एक सिस्टम में बिल्कुल पीछे रह जाती हैं। लेकिन एक और चीज मरीम, यहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता कि उस शुरू के जो 3-5 साल है वहां पे तो प्रोबेबली आप अपने पार्टनर को ही मुश्किल से जान सकते हैं, और लॉट ऑफ मैरिजेस आर अरेंज्ड, तो आपको उस तरह से बहुत टाइम लगता है आपको अपने पार्टनर को ही जानने में। तो साथ साथ आप एक पूरे फैमिली सिस्टम को लेके कैसे चल सकते हैं? बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क है। ठीक है, एंड सम पीपल आर कट आउट फॉर दैट, सम पीपल आर नॉट कट आउट फॉर दैट। तो हर किसी से ये एक्सपेक्टेशन करना और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आप भी उस तरह निभा सकेंगे, क्योंकि ये एक स्किल सेट है। ठीक है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। वो इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके बारे में पता होना कि इससे बड़ों से कैसे बात करनी है और छोटों को कैसे इंटीग्रेट करना है और किसको कैसे खुश रखना है और नौकरों के साथ कैसे, घर के जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश नौकर हैं उनके साथ कैसे डील करना है, वो एक स्किल है, राइट।
और मैं नहीं चाहती मैं वो स्किल सीखूं, मैं चाहती हूँ कि मैं जाके कोडिंग सीखूं. So why should I invest so much time in that? ठीक है. On the contrary, मुझे ये पसंद है तो मैं करती हूँ. उसमें ऑप्शन होनी चाहिए ना. Not everybody is cut out to do that job. आप पे थोप दिया जाता है, you're expected to do that. So some people, अब मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगी कि I can cook well, but then जब मुझे कह दिया जाता है ना कि तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तुम्हारी है, तो मुझे इसलिए लगता है इट्स अ टास्क. और समटाइम्स आई रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा पर मुझे करना पड़े तो मैं फिर जैसा भी होता है बना देती हूँ. लेकिन जब व्हेन आई डू इट फ्रॉम माय हार्ट तो वो मुझे अब मजा भी आता है. इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, देन आई फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक. तो आपके पास वो चॉइस हो ना कि whether you want to do it or whether you don't want to do it, ये फैमिलीज अंडरस्टैंड नहीं करती, स्पेशली इन सिस्टम्स. और दूसरे की जो करने वाला है इस तरह फैमिली को इंटीग्रेट, वो अच्छा है. और जो नहीं करने वाला है वो जो है वो आउटकास्ट है. उसका मिजाज मुख्तलिफ है, उसकी कुछ और स्ट्रेंथ्स हैं. ठीक है, वो अपने बच्चों को टाइम देना चाहता है, वो नहीं आप लोगों को टाइम देना चाहता. सही है, या उसकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है. सही है. सो उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाना वो जरूरी होता है. और देखिए इसमें ना एक इंटेंशन अगर आपकी हो ना दोनों साइड्स की, टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप समझ लें एक बंदे के मिजाज को, बजाय इसके कि आप उसके मिजाज को लेबल करें और जज करें. आप समझ लें कि अच्छा ये घर में अगर 3 बहू हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, उन सबके मिजाज में फर्क होगा. सही. तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बहू हो उसका एक कट आउट रोल हो, एक सेट ऑफ रूल्स हो और वो उसी के अंदर ऑपरेट करती रहे. इंसान है ना, रोबोट नहीं है. या एक और हमारा जो सोसाइटी में फिनोमेना है कि जब आपकी बेटी को लेके जा रहे होते हैं तो कहते हैं ये अब हमारी बेटी है. और जब शादी अम्मी अबू भी एक तो अम्मी अबू तो नेचुरली आना पड़ जाता है वो आपको हस्बैंड को खुश करने के लिए. अम्मी अबू समटाइम्स आप शायद आप उस इंटेंशन से अम्मी अबू कहना शुरू भी कर देते हैं. Why? मेरे कहने का मतलब है कि ये रिश्ते क्यों नहीं क्लियर हो सकते, ये क्यों कहना जरूरी है. मुझे अपनी लॉयल्टी, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना जज्बा दिखाने के लिए आपको माँ कहना या माँ का दर्जा देना क्यों जरूरी है. एक सास भी खूबसूरत हो सकती है, एक सास के साथ भी खूबसूरत रिलेशनशिप हो सकता है. तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि 2 लोग जब आपको कह देते हैं ना कि अब आप हमारी बेटी हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वही होती है कि हाउ यू आर ट्रीटिंग योर डॉटर, तो आप मुझे भी वैसे ही ट्रीट करें. जी, that's not biologically possible. Also the problem is कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ लाई करता है कि आप अपनी बहू से वो सारा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं शायद कि जब उसकी बेटी की शादी, आपकी अपनी बेटी की शादी हो और वो अगले घर में रहे तो वो सब उसके साथ ना हो. आप यहाँ पे अपने अगर आपका बेटा उतनी ही केयर आपकी बहू की कर रहा है तो आप कहेंगे बुढ़ी थले लगा. और अगर आपका जो है वो दामाद है वो ही सब करे तो कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा है. तो यहाँ पे भी पता नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर देता है. और ये जब अगर आप एड्रेस करते हैं सारी चीजें तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं. नहीं, देखिए एक तो ये बात कि ये रिलेशनशिप एक प्लेन फील्ड पे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ये गलत एक्सपेक्टेशन है. बेटी का रुतबा अलग है, बेटी की जगह अलग है, उसके लिए प्यार मुख्तलिफ है. बहू का रुतबा अलग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, उसके लिए प्यार डिफरेंट है. तो अगर बहू भी कंपैरिजन मुसलसल नन से कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये 2 अलग अलग रिश्ते हैं, इनकी तो अलग अलग जगह है. आपको आपकी तरह का प्यार मिलेगा, उसको उसकी तरह का प्यार मिलेगा. ठीक है, तो ये इसको एक प्लेन फील्ड पे लेके आना, ये आई थिंक दैट्स जस्ट अनरियलिस्टिक. सब मेरी माँ तो ये कह रही है कि ठीक है अब बेटी की नहीं करना चाहिए. हाँ, नहीं करना चाहिए आपको, या एक्सपेक्टेशंस आपको अनरियलिस्टिक नहीं रखनी चाहिए. लेकिन जब एक लड़की नए घर में आती है, उसकी एक स्पेस है, ठीक है, और वो अब ये समझ रही है कि अब तो ये मेरा घर है, जो कि उसको बचपन क्या खैर लेट टीन से उसको ये चीज पढ़ा दी जाती है तोते की तरह ना कि अगला घर तुम्हारा घर है, अगला घर तुम्हारा घर है. लेकिन मैं यही बात कह रही हूँ कि ये सारी जो फसाद की जड़ है ना, वो ये अजम्पशन है कि ये घर जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना वो 100% आपके हस्बैंड का है, ना वो 100% आपके फादर इन लॉ का है, ना वो 100% आपकी सिस्टर इन लॉ का है, ना वो नंदो का है, ना वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. कश्मीर है. ठीक है, तो मसला कश्मीर है, उसको आप इतने दिल से ओन करने की कोशिश करें तो आप हर्ट ही होंगे ना.
ठीक है, आप अगर, और ये चीज अगर लोग समझ लें कि ये जो इल्यूजन है कि ये तुम्हारा घर है या किसी एक बंदे, वो बेचारी सास का भी अकेले का घर नहीं है, उसने 100 दफा सोचना होता है कि मैं अपनी बेटी को इसको बुलाऊं या मैं ना बुलाऊं, ठीक है, और मैं इस तरह से ये करूंगी या कुछ होगा तो मेरे बेटे और बहू के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो 100% इंडिपेंडेंटली तो वो भी नहीं ऑपरेट कर रही होती, ठीक है ना, 100% बहू ऑपरेट कर रही होती है इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्यूरी खेल है, सॉर्ट ऑफ आई रेड अ पोस्ट समवेयर, और उसमें वो बेचारी जो बहू थी वो पूछ रही कि हाउ डू आई पोलाइटली टेल माय सिस्टर इन लॉ कि जब वो रहने आती हैं तो वो हफ्तों हफ्तों के लिए रहने आती हैं, और वो और उनके बच्चे जो भी गंद और मेस हाउस में क्रिएट करते हैं वो उसको साफ नहीं करती, और अभी तो बस 3 दिन हुए और मेरी बैंड बज चुकी है और मैं थक गई हूँ काम कर करके। तो हाउ डू आई कन्वे टू हर? अब वो फिर कहती है तो वो बुरी बन जाती है कि ना अब ये भाभी बन गई तो वो अथॉरिटी ले रही है शायद आपके घर में, या वो आपको ये फील करवा रही है कि आपका अपना घर नहीं रहा। ये है एक वो क्या होती है, लैंडमाइन है ठीक है, किसी भी वक्त ये मामला फट सकता है क्योंकि इट इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक, राइट। वो बेचारी जो नंद है वो भी अपने माँ बाप के घर समझ के आई है, वो नहीं ये समझ के आई कि मैं अपनी भाभी के घर आई हूँ, ठीक है, और अल्टीमेटली काम भाभी ही कर रही है लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा, राइट। तो ये एक लैंडमाइन है जो किसी भी वक्त फट सकती है, आप कहेंगे तब भी, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद भी फट जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज डायनामिक्स आर सो कॉम्प्लेक्स। एक तो आपको शुरू से कोई भी हो, चाहे मैं अपने घर में हूँ, मेरे बच्चे और मुझे अपना मैस खुद ही साफ करना चाहिए, ठीक है। तो इट इज नॉट कि आप कहीं विजिट करने गए ना, तो ये तो एक बेसिक एथिक्स की बात है ना कि आपको पता होना चाहिए दैट यू शुड क्लीन आफ्टर योरसेल्फ, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट यू स्टॉप डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, ठीक है। गंद बढ़ता रहेगा, होता रहेगा, खुद ही साफ हो जाएगा, कोई और कर लेगा। बट इफ यू थिंक कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप क्यों समझ रही हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगी तो क्या होगा? तो आपको नहीं लगता वो सास से बात आएगी और वो कहेगी कि ये तो घर साफ ही नहीं करी, वही जो अंकल वाला सवाल आ जाता है बीच में। लेकिन फिर आप ये देखिए ना, ये तो आपने एक पावर डायनामिक, आपने नौकरानी वाले रोल दिया है ना फिर, ठीक है, और आप कह रहे हैं मैं तो नौकर नहीं समझता। तो वो ये एक आप क्रिएट कर रहे हैं पावर इम्बैलेंस, आप उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके ख्याल में उसी की होनी चाहिए। ये डायनामिक कैसे शुरू सेट हुए हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि शुरू के 4 से 5 साल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन दिनों में ये डायनामिक सेट होते हैं कि ये काम किसने करना है और ये किसका काम है, ठीक है। So guys, अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई सिंगल है and they're looking for a suitable match और compatibility is the top priority for them, download दिल का रिश्ता ऐप, क्योंकि वहां पे आपको 12 लाख प्रोफाइल्स में से कोई ना कोई कंपैटिबल तो मिल ही जाएगा। अच्छा तो मरियम, आप क्या कहती हैं कि या तो बहू को इतनी अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने घर के मामला, क्योंकि ऑल ऑफ दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर। जब आप अपनी लाइफ की डिसीजंस ही, बेसिक डिसीजंस ही खुद नहीं ले पाते हैं तो वो बहुत सारा टेंशन क्रिएट कर देता है। तो क्या कपल को यहाँ पे बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, या समटाइम्स तो अभी तो आप इस ट्रांजिशनिंग पीरियड में जहाँ पे यू हार्डली नो ईच अदर, तो आप ये चीज कैसे कन्वे कर सकते हो कि मुझे आई हैव अ प्रॉब्लम विद योर मदर और आई हैव अ प्रॉब्लम विद योर सिस्टर, तो वो अगला बंदा कैसे उसको रिसीव करता है? आपको तो यही पहले डर लगा रहता है कि आप उसको ये कन्वे कैसे करें और अगला बंदा उसको रिसीव कैसे करेगा। सो हाउ डू यू सजेस्ट कि वो चीज की जाए? So I think saying I have a problem with your sister or a problem with your mother, that's an attacking position, right? That's hurtful to hear, right? तो इस तरह का कोई तरीका ढूंढना कि आप अपनी नीड कम्युनिकेट कर सकें rather than आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हो, ठीक है। मेरी नीड ये है कि यार रात को 10 बजे के बाद कोई मेरे कमरे पे नॉक ना करे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इसको कैन यू प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ना हो, इज वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर नीड,
अदर इज कि तुम्हारे घर में तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता बाउंड्री को, जब से मैं आई हूं तुमने मेरे घर में देखा है कोई नहीं है, ऑलवेज बिकम्स, क्योंकि मैंने ये सीखा नहीं है, आई एम पुट इन अ सिचुएशन जिसके अंदर मेरे बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उन इमोशंस के साथ मैंने करना क्या है, सही? तो इसलिए आई एम नॉट ब्लेमिंग द बहू ईदर, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न कि आपने प्रोडक्टिवली एक मसला रिजॉल्व करना है या सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी है, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज समझ ही नहीं आ रही, क्या हाउ डू यू वांट टू कम्युनिकेट इट, तो आप क्या सजेशन देंगे? अभी आपने पोस्ट की बात की, नॉर्मल ग्रुप्स पे जब लोग ये पोस्ट करते हैं कि मैं अपनी भाभी को ये बात कैसे कहूँ, नीचे 280 मैसेजेस होते हैं, ठीक है? भाभी दिल बड़ा करो या नन को दाखिल ना होने दो, एक्सट्रीम व्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है? सो मुझे जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है दिल का रिश्ता टॉक जो ग्रुप है, उसकी यही बात अच्छी लगी कि आप एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन पूछो और आपको एक कंस्ट्रक्टिव जवाब मिल जाए। मतलब आपको हर एक इतने 1000 पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाए कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में कहीं वो 1000 पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं होते, वो सिर्फ 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जिसमें आप वो 280 मैसेजेस कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है? a lot of negative comments. A lot of negative comments. So I think one good thing about your platform is कि आपने सवाल पूछा, एक्सपर्ट ने उसके बारे में सोचा और एक जवाब लिख दिया, ठीक है? आपको वो समझ आता है नहीं आता whatever, but at least it is not invasive and abrasive, right? And it's not involving the whole world in it. It's just between you and the expert. आप अपना to the point आपका सवाल है, maybe आप बहुत सारी चीजें hesitant भी इसीलिए होते हैं कि इस पे और लोग क्या कहेंगे, ये वो जो लोग क्या कहेंगे ना, वो हमें ले बैठा है यहाँ पे, इसीलिए हम अपने मसले एड्रेस ही नहीं करते। तो यहाँ पे भी बहुत से मसले होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमारी सोसाइटी में जो सास बहू का है, ये सास बहू का दिल का रिश्ता क्यों नहीं बनता? देखिए ये एक मुश्किल रिश्ता है, ठीक है? सबसे पहले तो क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आपकी ये एक्सपेक्टेशन कि आप एक घर में पले बड़े हैं, आपने वो रिश्ते 25 सालों में बनाए हैं, ओवरनाइट आपको वो जेन्युइन मोहब्बत नहीं हो सकती नए लोगों के साथ, उसमें वक्त लगता है, आप उसकी खुशी गमी में साथ देते हैं, आप उनके साथ हंसते बोलते हैं, आप उनके साथ अपनी जिंदगी जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके दिल का रिश्ता बनता है ना। ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं, एक्सपेक्टेशन फेक तो नहीं बनता ना, यू डोंट हैव टू फेक इट, राइट? अ जेन्युइन रिलेशनशिप टेक्स टाइम। सो उसमें एक और भी ये जो एक्सपेक्टेशन है कि आते साथ ही आप प्रूव करें that you know we are really important to you, that is really not possible. लेकिन at the same time इसमें पता है क्या होता है, बिकॉज मैं अपना घर खानदान छोड़ के आ रही हूँ, मैं एक्चुअली वो छोड़ना चाह नहीं रही और मैं नए रिश्ते बनाना चाह भी नहीं रही, राइट? सो बहुत दफा ये चीज भी एक मसला बनती है जिसकी वजह से नए रिश्ते नहीं बन पाते, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो। क्योंकि मेरी अभी तक डिपेंडेंस, मैंने शॉपिंग अपनी अम्मी के साथ करने जाना है, ठीक है? मैंने खाना वहीं जाके खाना है, वीकेंड्स वहीं गुजारने हैं, मैंने हर खुशी गमी में वहीं जाना है, तो फिर मैं नए रिश्तों की जगह कहाँ से लाऊंगी, ठीक है? मैंने तो वो जगह अभी तक खाली नहीं की जहाँ पे नए रिश्ते बनेंगे, ठीक है? तो थोड़ी रीएडजस्टमेंट दोनों तरफ से दरकार होती है और वो समझ नहीं आ रही थी। अब मैं सिर्फ रिजेंटफुल हो रही हूँ कि जी मेरी बहू तो घर में वक्त नहीं गुजारती। बहू को बैठ के ये समझाना, ये बात करना दैट वी नीड यू इन दीज वेज, नोबडी डज दैट। मेरे अंदर बस वो रिजेंटमेंट बनती रहेगी। आप एक्सपेक्टेशन सोचेंगे और अपने तक रखेंगे and you'll expect कि वो एग्जीक्यूट। That's not a wrong expectation कि एक नया मेंबर आपकी फैमिली में आया है तो अब आपके साथ भी चीजें करे, आपके साथ भी शॉपिंग पे जाए, आपके साथ भी खाने पे जाए, आपके भी फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट करे। एग्जैक्टली। ऑल्सो आप जब बहुत ज्यादा अपनी फैमिली या अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स अपनी फैमिली से जो लड़की की साइड ऑफ द फैमिली या फ्रेंड से लेट से आप डिस्कस करने लग जाते हैं नो, एंड बिकॉज वो आपकी साइड पे है पहले से ही, तो वो शायद यही कहेंगे कि हाँ उसने जो किया वो तो गलत किया, तो वो ऑल्सो सेट्स द थॉट। देखिए बाउंड्री की जब आप बात करते हैं ना, तो बाउंड्री बोथ वेज एक्ट करती है, ठीक है? कि आप अपने इन लॉज के साथ बाउंड्री कैसे ड्रॉ करें और आप जो फैमिली छोड़ के आए हैं उसके साथ आप कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? लड़का अपने माँ बाप के साथ कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहा है और वो अपने इन लॉज के साथ कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? बहुत दफा मैंने देखा है कि लड़के के इन लॉज
इतनी अननेसेसरी डिमांड्स करते हैं, हमें खाने पे लेके जाओ, हमें राइड्स पे लेके जाओ, ये तो हमारे साथ बैठता ही नहीं, पूछता ही नहीं। हर फंक्शन में जो है तुम आके मैनेज करो और ये करो वो करो। तो वहां पे लड़के ने भी अपने इन-लॉज के साथ बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ना वाइड करके सोचिए कि जब हम बाउंड्री सोचते हैं तो सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि बहू ने जाके दरवाजे बंद कर लेने। ठीक है, बाउंड्री का मतलब है कि आपने एक रियलिस्टिक स्पेस अपने लिए ऑपरेट करने के लिए क्रिएट करनी है, बोथ वेज। ठीक है, और वो आपको देखनी है कि आपको कहाँ से वो स्पेस चाहिए। कई दफा वो आपको लड़की के खानदान को पुश करके मिलती है, थोड़े टाइम वो आपको लड़के के खानदान को पुश करके मिलती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये जो पुशिंग एंड पुलिंग है ना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी अवे फ्रॉम द कपल, जो उनको एक दूसरे की तरफ देनी थी। हाँ, और जो चाहिए भी है बहुत शुरू के टाइम में, वो अब वो डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, तो उसका मुझे थोड़ा सा होता है कि पाकिस्तानी कल्चर्स में, सोसाइटीज में हमारी रियलिटी हम नहीं एस्केप कर सकते। वी आर द काइंड ऑफ वी आर कम्युनल कल्चर्स, राइट। हम ये एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन इस चक्कर में ये होता है कि शुरू के जो 5-7 साल होते हैं ना, उसमें आपकी एनर्जीज बहुत जो और शायद वो आप वही जो 3-4 साल में आपके अंदर थॉट डाल, चाहे एनर्जी जो भी नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव आ गई तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर गोना गो विद दैट। और जो पॉजिटिविटी अगर आ गई तो वो भी आपने आगे जाना। मेरे पास सिर्फ कपल्स आते हैं, 15 साल की शादी के बाद भी आते हैं, 2 साल की शादी के बाद भी आते हैं, शादी से फौरन पहले भी आते हैं, 40 साल के शादी के बाद भी आते हैं। ठीक है, बात जाके अटकती है वो शुरू के 5 सालों में। तुमने मेरी साइड नहीं ली, तुमने मेरी अपनी माँ के आगे मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही नहीं, तुमने तो बच्चे अपनी माँ के घर ही पाले, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा वो बात उधर तक जाती है कि मैं पर्सनली एज अ थेरेपिस्ट ही बहुत समझती हूँ कि अगर उस टाइम पे आपको सपोर्ट मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, तो शायद वो इतनी रिजेंटमेंट जो 40 साल में भी नहीं धुली, 40 साल में भी नहीं धुली। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए, वो उस तरह ना जमा हो। मरीम, जैसे भी आपने कहा कि 40 साल तक भी ये मसले रह जाते हैं और ये ऐसी चीज़ें जो ओवरनाइट तो नहीं हो सकती, तो आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि एक तरीका है जिससे आप ये मसले सॉल्व कर सकते हैं, या आप शायद इन मसलों तक पहुँचे ही नहीं। दैट इज़ दिल का रिश्ता। इस ऐप पे अप टू 70 सवाल ऐसे हैं जो आपको एक बहुत इंसाइट दे देते हैं आपके पॉसिबल और पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की हैबिट्स में, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में, वेदर ही स्मोक्स और नॉट, वेदर शी वेयर्स द हिजाब और नॉट, वो कितने रिलीजियस हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, उनका घर क्या है, कैसा है, अपना है, जॉब है, नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप पहले ही इन चीज़ों पे फोकस कर लें और इन चीज़ों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, तो शायद ये 40 साल का जो जंग लगना आपके रिलेशनशिप को वो ना लगे। तो प्लीज डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप एंड फाइंड योर सूटेबल लाइफ पार्टनर। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच मरियम फॉर योर टाइम एंड दिस कन्वर्सेशन वाज अमेजिंग। आई थिंक मैं इससे बहुत कुछ अपने घर में लेके जाने वाली हूँ। Thank you, Noor. It was lovely being here and talking about such sensitive issues, and I hope we all learn from this. और 10-15 साल में कहा कि मैंने खुद भी ये learn किया, there is no easy answer to these questions, right? But if you do have such questions, please don't forget to post on the Dil Ka Rishta talk group, and we'll inshallah answer your queries. Alright, as you heard it, दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक ग्रुप पे हमें ज्वाइन करें और आपके कोई भी सवालात हों तो उनको भेजें, एंड इफ यू आर हेजिटेंट तो आप उनको अनोनिमसली भी भेज सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई मज़ेदार मसालेदार कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।